गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चंपारण का सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, ये जो सत्याग्रह है, ये जो आंदोलन था, समझ लीजिए इसके बाद जितने भी आंदोलन होंगे, सत्याग्रह होंगे, इसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। ठीक, तो इसे मॉडर्न हिस्ट्री में इसका समझ लीजिए बहुत बड़ा रोल है, एक चीज़ याद रखिएगा। और यहीं से कई सारे ऐसे नेता उभर कर सामने आएंगे जो राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं। इसी चंपारण की देन होती है, आपको बता दें। और चंपारण के सत्याग्रह को सबसे पहले पढ़ने के लिए हम थोड़ी सी देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले बता दें, गांधी जी जैसे ही 3 साल तक ब्रिटेन में रह के वकालत की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 1892 में एक अब्दुल्ला नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहते हैं, उनके केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं वो। उसके बाद जैसे ही अब्दुल्ला जी का जो भी केस था वहाँ जीते जाते हैं, और ये जीतने के बाद समझ लीजिए महात्मा गांधी वहाँ पे बहुत ही बड़े कह सकते हैं, बहुत बड़े वहाँ पे एक समाज सुधारक कह सकते हैं, या फिर कहें जो गरीब तबके थे, जो मजदूर थे, जो भारतीय थे, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, महात्मा गांधी को एक ने मतलब जननायक, एक परमेश्वर की नज़र से देखने लगे। और यही कारण था कि दोस्तों, जब कभी भी यदि आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जामिनेशन में, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला जो सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, कहाँ किया गया था, तो वो आता है नाम हमेशा आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, तो वहाँ पे उन्होंने देखा और महसूस किया कि किस प्रकार से जो है कि जो सैन्य पदों पर विराजमान हैं, अच्छे खासे भारतीय हैं, उन भारतीयों को, और जैसे अंग्रेज़ों के बीच जब कंपेयर किया जाता था, तो उनकी रहने की व्यवस्था जो भारतीय थे इतनी गंदी थी, जिस प्रकार से पशुओं को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, उस प्रकार से भारतीयों को रखा जाता था। सोचिए, इतना ज़्यादा भेदभाव, इतनी ज़्यादा अमानवीयता अंग्रेज़ों के द्वारा की जा रही थी। यहाँ तक कि गोरे और काले का भेद था, गोरे और काले का वहाँ पे भेद था। ठीक, और समान वेतन नहीं था। अंग्रेज़ों को उसी काम के लिए वहाँ के मज़दूरों से या फिर भारतीय मज़दूरों से बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता था। सोचिए, कुछ ऐसे भी वहीं के समाज के लोग थे जिन्हें आजीवन जो है अंग्रेज़ों का मैला ढोया जाता था, उनकी गंदगी साफ करने की बस उनको यहीं तक अधिकार दिया गया था, और तुम कुछ नहीं करोगे। महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी, चारों तरफ अस्वच्छता था, गंदगी थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने प्रण लिया, सबसे पहले मैं इस अव्यवस्था को यहाँ से उखाड़ के फेंक दूंगा। और भी कई बार आपने कहानियाँ सुनी होंगी, लोग बताते हैं कि जैसे ही दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे महात्मा गांधी जी, और गलती से जो कि जनरल कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, और वहाँ के कुछ मसखड़े जो है अंग्रेज़ यह कहकर फेंक देते हैं, उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, अरे ये गोरों का कंपार्टमेंट है, तुम कैसे आए? तो कहें, अरे हम बहुत पढ़े लिखे, हम वकील हैं, और आप हमारे साथ इस प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर वो क्या करते हैं, उठा के फेंक देते हैं। उसी समय महात्मा गांधी जी प्रण ले लेते हैं कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा शिक्षित होकर इतने बड़े पद पे यहाँ पे हूँ, उसके बाद भी मेरी इज्जत कुछ भी नहीं है, तो जो कम पढ़ा लिखा लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो तो उनके साथ कितनी अमानवीयता की जाती होगी, कितना भेदभाव किया जाता होगा। इसीलिए उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं इन गोरों को उखाड़ के फेंक न दूँ, इनकी अव्यवस्थाओं को उखाड़ के फेंक न दूँ, इनकी नस्लों को उखाड़ के फेंक न दूँ, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। उसके बाद बता दें, इन्होंने तमाम, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो मज़दूर थे मिलों के अंदर, जिस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक, वहाँ पे उन्हें रहने के लिए सही जगह नहीं मिलता था। इन सारी चीज़ों के लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी। वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं, किस प्रकार से उनकी बड़ी दयनीय अवस्था थी, 12-12 घंटे उन्हें जो है कि खटाया जाता था। ठीक है, मिल के अंदर। इन सारी चीज़ों से महात्मा गांधी जी निजात दिला देते हैं। उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े, एक तरह से कह सकते हैं, समाज सुधारक बन जाते हैं। और जितने भी लोग थे, इन्हें
अपना हितैषी मानने लगते हैं और वो इतना चीज़ समझ जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझे इस व्यवस्था, इस समस्या से बाहर निकाल सकता है तो गांधी जी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि गांधी जी जो थे बहुत डरपोक थे, कायर थे, ये थे वो थे, ये सब गलत है। आपने पढ़ा होगा 1920 में इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका आती थी जिसका नाम था यंग इंडिया। ठीक है, जाके उठा के देख लीजिएगा। यंग इंडिया में इन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत दुबले पतले थे इसलिए हमेशा जो है अहिंसा की बात करते थे, डरते थे, ये कुछ नहीं। ठीक, इन्होंने यंग इंडिया में लिखा है 1920 में कि अहिंसा हम प्रजाति का धर्म है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जानवरों का हिंसा है, धर्म है। किंतु यदि हिंसा और कायरता में से मुझे किसी एक चीज का चुनाव करना हो तो मैं हमेशा हिंसा चुनने का आप लोगों को सलाह दूंगा। किंतु जिस प्रकार से भारतीयों का जिस प्रकार से यहाँ पे शोषण, दमन, ठीक है, अस्मिता का खुलेआम नीलाम किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए हथियार उठा लीजिए। यही गांधी जी हैं। बता दें इनके विचार इतने प्रभावशाली थे ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये जब 1915 में इंडिया में आते हैं, ठीक है, बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है। और उस समय जो है कि 1914 से जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो प्रथम विश्व युद्ध था, वही स्टार्ट होता है। पूरी वैश्विक दुनिया में एक युद्ध की स्थिति बनी रहती है। उस समय ये महात्मा गांधी जी भारत आते हैं। जब ये भारत आते हैं 1915 में इन्होंने पहले कुछ नहीं किया। ये पहले पूरे भारत के जितने भी रियासतें थीं, जहाँ पे भी कहीं अंग्रेजों का शासन था या फिर रियासतें थीं, सबका ये भ्रमण करते हैं और वहाँ पे भारतीयों की दशा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस प्रकार से हम भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। और इस चीज़ को उन्होंने महसूस कर लिया था कि यदि मैं हिंसा का सहारा लूँगा तो क्या हो सकता है। और उन्होंने सबसे पहला प्रयोग अपना जो दक्षिण अफ्रीका वाला था, इसी भारत में ही आजमाते हैं, और वो भी चंपारण सत्याग्रह के लिए। ठीक, उसके बाद जब ये पूरे 1 साल तक भ्रमण करके जाते हैं तो गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती में ये अपना एक आश्रम बनाते हैं। ठीक, ये जानते हैं कि एक स्थायी निवास पहले बनाया जाए, उसके बाद जो है यहीं से सारी चीज़ों का संचालन होगा। अब आपको बता दें दोस्तों, अब एक ऐसे, अभी हम बात कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि बना रहे हैं। अब हम चलते हैं एक ऐसे जिद्दी शेर की बात करेंगे जिसके बारे में आपसे सही बोलूँ ना, इतिहासकार वो न्याय नहीं दे पाए जिसको वो सम्मान मिलना चाहिए था। हम बात करेंगे राजकुमार शुक्ल की। अब हम बात कर रहे हैं राजकुमार शुक्ल। ये चंपारण के क्षेत्रीय नेता थे। ऐसा नहीं कि 1917 से ही जो है कि चंपारण का सत्याग्रह स्टार्ट होता है, नहीं। चंपारण का जो आंदोलन, जो सत्याग्रह था 1917 से नहीं, इससे पहले से ही वो आंदोलन स्टार्ट था, पर छिटपुट था। जब भी किसान भाइयों का अंग्रेज शोषण करते थे, ठीक, उनका उत्पीड़न करते थे, उनको मारते पीटते थे, तो एक बंदा राजकुमार शुक्ल बार बार जो है किसानों की आवाज़ उठाता था, मजलूमों की आवाज़ उठाता था, शोषितों की, पीड़ितों की, गरीब दुखियों सबकी आवाज़ बंदा उठाता था। और 10 बार पुलिस वाले इसे लेकर जाते हैं, मारते पीटते हैं, फिर भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कम था पर बहुत ही जिद्दी था। और इसने प्रण ले लिया था कि मैं इस जो 3 कठिया प्रथा मैं इसको समाप्त करके रहूँगा। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि 3 कठिया प्रथा किस आंदोलन से संबंधित था, तो आप तुरंत चंपारण का सत्याग्रह में लगा दीजिएगा। 3 कठिया प्रथा को ऐसे समझिएगा, ये जानते क्या होता है, जैसे आप इसको याद कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ होता है 1 बीघा में कई बिस्सा होता है, 20 बिस्सा, कुछ जगह 22 बिस्सा भी होता है। तो वैसे ही ये है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, मान के चलिए 1 बीघा में 20 कट्टा होता था,
ठीक। तो अंग्रेज कहते थे जबरदस्ती, जो चंपारण के किसान थे उनसे कहते थे कि तुम जो है ये जो 3 भाग है इस पे तुम है नील की खेती करोगे। और दोस्तों उस समय बता दें वो दौर था 1917 का, जब जो है कि कई देश जो है कि रसायन का खोज कर चुके थे, जिस वजह से नील की खेती को प्राथमिकता कम देने लगे लोग, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका दाम गिरता चला जा रहा था। और जब कभी भी कोई किसान नील की खेती करता था तो एक तरह से जानते हैं नील की खेती जब कोई करता है तो पहली बात तो जो ज़मीनें होती हैं वो पूरी बंजर बना देती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती थी, लागत लगती थी। फिर भी जब किसानों को उनका मूलधन भी नहीं निकल पाता था, जिस वजह से वो कर्ज में डूब जाते थे। कुछ किसान जो आत्महत्या कर लेते थे, कुछ किसानों को बुरी तरह से मारा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उनकी ज़मीनें दूसरों को छीन के दे दी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या से लंबे समय से जो बिहार का किसान था पीड़ित था, और ये जो राजकुमार शुक्ला थे ये बार बार जो है उन पीड़ित किसानों की, शोषित किसानों की आवाज़ उठाते थे। पर जब जैसे ही पता चला कि 1916 का, ठीक है, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन होने वाला है लखनऊ में, ठीक, उसके बाद ये बंदा, मतलब ये एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये पहली बार राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से नहीं मिले थे। इससे पहले की भी 5-6 बार राजकुमार शुक्ला जाकर गांधी जी से मिलते हैं, पर गांधी जी बार बार यही आश्वासन देते हैं, ठीक है मैं कर लूँगा, मैं देखूँगा, मैं आऊँगा, पर उनकी बातों को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते राजकुमार शुक्ल के। उसके बाद 1916 में जब इनको पता चलता है राजकुमार शुक्ल को कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला लखनऊ में और लखनऊ में आएंगे, तो कुछ जो बिहार के ही वकील थे, अच्छे पदों पे थे, ये अपनी बात इनके माध्यम से गांधी जी को कहवाते हैं। उसके बाद एक कांग्रेस एक प्रस्ताव बनाती है, पर उस प्रस्ताव का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर जाके दूसरे नेताओं के सहयोग से राजकुमार शुक्ल कहते हैं गांधी जी एक बार हमारे यहाँ पाएँ, क्योंकि यदि ये जो समस्या है लंबे समय से बनी हुई, इस समस्या से कोई निजात दिला सकता है तो बस आप हैं, क्योंकि मैंने आपके बारे में जाना है, किताबें हमने पढ़ी हैं, आपका बहुत नाम सुना है। यदि आप एक बार हमारे यहाँ आएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंग्रेज पीछे हट जाएंगे और हमारे चंपारण के किसानों का उनका हक मिलेगा। उनके ऊपर जो व्यवस्था ला दी गई है, जिस वजह से हमारे किसान भाइयों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है, उससे कम उन्हें निजात मिलेगा, उन समस्या से उन्हें समाधान मिल जाएगा। उसके बाद गांधी जी वही करते हैं। गांधी जी दोस्तों जाते हैं कोलकाता, कोलकाता से पटना। जैसे ही पटना में आते हैं इनका भव्य स्वागत किया जाता है, क्योंकि गांधी नाम अपने आप में बहुत महान था। सारे लोग इनके विचारों से वाकिफ थे। अंग्रेज़ों के अंदर भी ये दहशत थी, यदि ये व्यक्ति किसी आंदोलन, किसी सत्याग्रह में हिस्सा लेता है तो उसकी व्यापकता को वो लोग समझते थे। इसीलिए चंपारण का जो कमिश्नर था इन पर रोक लगा दिया कि किसी प्रकार का आप यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा ये हमारा देश है, हम किसानों से मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा किसान के ऊपर कुछ है ही नहीं, इनका कुछ किसी प्रकार से उत्पीड़न ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं चंपारण के किसानों से मिलकर वहाँ के मजदूरों से मैं बात करूँगा। और जैसे ही चंपारण पहुँचते हैं न्यायालय में ये बातें भी जाती हैं, न्यायालय में बातें जाती हैं कि गांधी जी जो है हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं मैं हिंसा का कहीं भी कहीं अगर प्रयोग किया तो आप मुझे उठा के जेल में डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं कि चंपारण के अंदर महात्मा गांधी जी जाते हैं और अंग्रेज कहते हैं ठीक है भैया जो आपकी मांग है बताइए, हम किसानों को दे देंगे। नहीं, एक लंबा संघर्ष हुआ, पर जो संघर्ष हुआ ना विचारों का था। ठीक है, वो हिंसा, लाठी डंडे, भाले का प्रयोग नहीं था, विचारों के माध्यम से। बहुत बड़ा वकील था। इनके बारे में कहा जाता है, महात्मा गांधी के बारे में, यदि कोई शख्स इनकी आंखों में देखकर बात कर ले तो ये इतने प्रभावशाली थे ना कि अपनी बातों में अपनी जो बातें हैं वो मनवा लेंगे, एक तरह से आपको हिप्नोटाइज करते थे। इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के ये बंदे थे। सोचिए महात्मा गांधी जी, ये चीज़ थे। उसके बाद जानते हैं इन्हीं कह सकते हैं इसी क्षेत्रीय बिहार चंपारण कुछ क्षेत्रीय नेता निकल कर आते हैं, जिसमें आपके राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजरूल हक, ब्रजकिशोर जैसे लोग इसी आंदोलन से निकल कर आते हैं
और मैं आपको सही बता दूं, यदि गांधी को किसी ने गांधी बनाया 1917 से, तो राजकुमार शुक्ला का बहुत बड़ा योगदान है। पर इस व्यक्ति को जिस प्रकार से इतिहास में जगह मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मैं मानता हूँ कि उस समय जो है कि न्यूज़पेपर नहीं होता था। जिस प्रकार से आज हम किसी भी मान लीजिए चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, गूगल कर लेंगे या किसी दूसरे के माध्यम से जान लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। पर उस समय दोस्तों न्यूज़पेपर वगैरह इतना नहीं आता था। यदि आप विदेशी हुकूमत के बारे में कुछ अनाप भी लिख देते थे तो बिहान भर आपका जो है सब उठा के फेंक देते थे, आपको जेल में डाल देते, तमाम तरह की यातनाएं करते थे। वो क्रूरता, वो बर्बरता। अभी तो हम लोग बात करते हैं ना अंग्रेज़ों के बारे में, पर जो किताबें हैं, जो वास्तव में जिसने लिखा है, उस दर्द को, उस घटनाओं को, आपकी आंखें सिमर जाएंगी। मतलब इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता। जब हम पढ़ेंगे उसके आगे जालियांवाला बाग वगैरह, रॉलेट एक्ट वाला, ठीक है ना, दलील ना अपील ना वकील, तब आप समझेंगे कि वास्तव में अंग्रेज़ क्या किए हैं। और महात्मा गांधी जानते थे इस बात को कि तकरीबन 10,000 क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को किस प्रकार से सूली पे लटका दिया गया, उनको खतरनाक खतरनाक यातनाएं दी गई, सब पता था। इसीलिए महात्मा गांधी जी कहें कि ना ना ना, मैं विचारों की लड़ाई लड़ूंगा, अहिंसा परमो धर्म करूंगा। हिंसा तो हमने देख लिया, हम तो 1 साल भ्रमण होके देख रहे हैं। यही नहीं, मात्र भारत जैसे देश के संदर्भ में नहीं, पूरी दुनिया में लगभग जो देश संसाधन में बहुत ही अच्छे स्थान रखते थे, सारे देशों पे तो ब्रिटेन ने उन्हें उपनिवेश बना के उनका शोषण किया, उनका दोहन किया। जब पूरा चूस लिया तब उनको छोड़ा। जब उन देशों की औकात नहीं थी कुछ बोल देने की, तो हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए अहिंसा होकर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यही हुआ, इनकी बातें मान ली गई और कहा गया कि अब जो है ये शिक्षा का विषय होगा। चंपारण का किसान यदि नील की खेती अपनी स्वेच्छा से करना चाहेगा तो करेगा, अन्यथा किसी प्रकार से विदेशी हुकूमत, ब्रिटेन की हुकूमत इसके ऊपर दबाव नहीं बनाएगी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को ग्लोबल लीडर बनाया गया, बने। और महात्मा गांधी जी कई बार कहे भी हैं कि राजकुमार शुक्ल जैसे नेता का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस आंदोलन के लिए, अन्यथा बिहार और चंपारण को इससे पहले मैं जानता ही नहीं था। और इतने करीब होकर जो मुझे महसूस होने का अवसर मिला किसानों से, और स्पेशली जिस प्रकार से चंपारण के अंदर महिलाएं और बच्चों का मुझे प्यार मिला, मैं जीवन भर उस चीज़ के लिए आभारी रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मित्रों। 135 साल जो पुराना आपका 3 कटिया प्रथा थी, ठीक है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो देख सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।